नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सीटेट का जो भी पेपर है, पेपर 1 to 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी 2022 को, जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसी पेपर को मैं लेकर के आया हूं और इतना बेटर तरीका से आप सभी को बताऊंगा कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होंगे जो ऑफलाइन क्लास में मैं आपको क्लियर करा दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में पूरा संभव नहीं हो पाता है 100%, लेकिन मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आपको बेटर तरीका से बताऊं। अगर आप ध्यान से करते हैं मेरे यहाँ पेडागोजी का क्लास, सीटेट डेफिनेट रूप से निकलेगा और जिनका भी निकलेगा रिजल्ट, वो सभी कोई मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रिजल्ट कर दीजिएगा कि हाँ मेरा रिजल्ट आया है, तो आपका नाम दे दिया जाएगा पोस्टर में। शुरू करते हैं आज का काफिला। शुरू करें, तैयार है ना आप लोग? चलिए। कथन कारण से डरना नहीं है जब तक हम हैं। कह रहा है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्द उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। एक गलत बात बोला, निलंबित वर्ड जो बोला गलत है। ये जरूरी नहीं है कि 2 महीने के प्रत्येक बच्चे में 2 शब्द का, 18 महीने के प्रत्येक बच्चे में 2 शब्द का हो जाए। कोई कोई देर से बोलता है, कोई कोई लेट से बोलता है। ठीक है, देख ही रहे हैं अगल बगल में हाला, तो कोई कोई ज़्यादा देर से बोलता है, कोई लेट से बोलता है, तो ये निलंबित जो है गलत गया। सेकेंड तर्क क्या है कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धियों के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सटीक आयु की सही भविष्यवाणी, आज तक भविष्यवाणी पूरा का पूरा सही हुआ ही नहीं है सटीक, तो ये दोनों गया गलत। क्या मानेंगे? डी इज द राइट आंसर। चलिए, मध्य बाल अवस्था का काल बताइए। प्रारंभिक का मैं बता देता हूं 3 से 6 वर्ष। अब 6 से लेकर के जो भी होंगे वह मध्य बाल अवस्था के अंतर्गत आएंगे। बोले तो आपका 6 से 11 वर्ष मध्य बाल अवस्था। क्लियर हुआ? फटाफट, जो क्वेश्चन इजी है उस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? तो संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना कर सकती है, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोग की योजना बनाना, प्रतीकात्मक और अमूर्त तार्किकरण, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। बताइए क्या होगा? तो हम बताते हैं आपको 5 साल के बच्ची में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, है ना। कारणों और प्रभावों का परिकल्पना वो बच्चा नहीं कर पाएगा। घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोग योजना बनाना, तो उससे जटिल नहीं योजना बनेगा। प्रतीकात्मक अमूर्त या अमूर्त ठीक रहता। 5 साल के बच्ची में अमूर्त तार्किकरण नहीं होता है, वह 11 से प्लस में होता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करता है। प्रतीकात्मक खेल समझते हैं? जैसे कि एक लड़की है, वह एक लकड़ी पर चढ़ करके उसको बोलती है कि मोटरसाइकिल है। वो लकड़ी को क्या मानती है? मोटरसाइकिल, प्रतीक के तौर पर। तो प्रतीकात्मक खेल खेलना सही जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश बच्चे को प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो प्राथमिक समाजीकरण में आपका परिवार आता है, आप सभी को पता है। स्कूल, धार्मिक, जनसंचार है द्वितीय कारक। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा रूपांतरित और संशोधित करता है, नया चीज का अनुभव लेने के लिए अपने स्कीमा को क्या कर रहा है? रूपांतरित
और सुधार रहा है, तो यह क्या कहलाता है? तो देखिए, रूपांतरित माने होता है बदलना, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है, यहां समायोजन की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन। आसफा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है तितली, देख लीजिए क्या बात है, आलू के चिप्स देख करके बोली क्या? तितली। जिन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? तो कहीं भी आए मेरे प्यारे साथियों, कहीं भी प्रतीकात्मक विचार, तो यह पुरुष संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही आता है, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि लेई वाइगोस्की निम्नलिखित में किन कारणों को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? तो लेई वाइगोस्की महत्वपूर्ण कब मानते हैं? याद रखिएगा, वाइगोस्की साहब बोले हैं सांस्कृतिक, वाइगोस्की साहब बोले हैं सामाजिक, SLC मैं बता देता हूँ ट्रिक, SLC बोले हैं सोशल माने सामाजिक, लैंग्वेज माने भाषा, तो भाषा भी सही है, कल्चर माने सांस्कृतिक। तो 2 चीज यहाँ दिखाई दे रहा है, स्कीमा के बारे में नहीं बोले हैं, सॉरी स्कीमा का गठन बोले हैं, स्कीमा का गठन और उनमें बदलाव जो है नहीं बोले हैं। स्कीमा तो बोले हैं, उद्दीपक प्रक्रिया यह स्किनर साहब बोले हैं। ठीक है, तो आपका जो है 7 का उत्तर ए सही गया। अगर स्कीमा केवल रहता तो 1 2 3 जाता, इसलिए आपका उत्तर 2 ही जाएगा, 1 और 2। चलिए, वाइगोस्की का सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? तो वाइगोस्की साहब के लिए जो बल देता है समाज में, और समाज में क्या होता है? बातचीत होती है, अधिक से अधिक तो बात ही होती है समाज में। पुरस्कार सजा जो होता है वो कोलबर्ग का है। वेधन शब्द गलत होता है, प्रत्यास्मरण गलत होता है। तो सहकर्मी से बातचीत, अपने दोस्त से बातचीत समाज में न करिएगा। पार माने होता है सहयोग, सांकेतिक रूप से सहयोग, इशारा से सहयोग, पार मतलब। समरूपों का कलन विधि का प्रयोग, एक कलन विधि गलत गया, तो सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है यहाँ। एक बालक केंद्रित कक्षा में शिक्षक क्या करता है? बाल केंद्रित कक्षा में कोई भूमिका नहीं होता शिक्षक का, गलत बात है। एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है शिक्षक का, शिक्षक वाला ऑप्शन मरना है, गलत बात है। बाल केंद्रित अधिगम को बढ़ावा देना है, बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना है, और कक्षा को सांस्कृतिक का निर्णय करता है। तो बहुत बेटर है ये सी वाला ऑप्शन। तनशाह भूमिका डी में बोल रहा है, तनशाह नहीं बनना है। आज तक जो भी तनशाह बना उसका नाश हुआ है, तो तनशाह नहीं बनना है। अच्छा, उस तर्क को पहचान करें जो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। देखिए, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो है वो कन्वेंशनल लेवल में आता है, लेवल 2 में आता है। तो आदर्श पारस्परिकता की समझ ये आपका नहीं होगा, पारस्परिकता का एक नियम ही है, इसमें नहीं होता है। सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, गलत हो गया। चलिए, समाज के बारे में बताया जा रहा है, तो मैं आपको बताऊं, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ने के लिए कानून के नियम और लचीलापन। तो सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत में कोलबर्ग साहब बोले हैं, परंपरागत स्तर का भाग है कि समाज के नियम से आगे बढ़कर, मानव के उद्देश्य से आगे बढ़कर, सुनिएगा दोनों बात, दोनों रहेगा कहीं ना कहीं। समाज के नियम से आगे बढ़कर कानून के नियम को मानता है, तो वह सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास होता है। सी इज द राइट आंसर।
ठीक है। तो कोलबर्ग का नियम का वीडियो मैं आज डालूंगा, आपको फिर से देख लीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति और अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकात्मक हेरफेर समस्या समाधान कर सकते हैं। तो देखिए, प्रतीकात्मक की बात मैंने बोला आप सभी को कि कहीं भी प्रतीकात्मक खेल होगा, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, वह पुरुष संक्रियात्मक में होगा जो 2 से 7 वर्ष के बच्चा में होगा। प्रतीकात्मक खेल लिख लीजिए, पुरुष संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। अगर आप प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर ले रहा है, सुन लीजिए, अब बच्चा जब समस्या समाधान कर लेगा तो वह मूर्त संक्रियात्मक में आएगा। अब मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है, तो तर्क शक्ति गणितीय, तर्क शास्त्रीय गणितीय आपका चिंतन उसके अंतर्गत हो जाएगा जब समस्या का समाधान कर लेगा। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है। इसे शिक्षक द्वारा डैश रूप में देखा जाना चाहिए। बहुभाषा के बारे में मैंने लिखाया था एक वर्ड में कि एक संसाधन का काम करती है। नहीं लिखवाया तो बोलिएगा आप लोग, ऑफलाइन में लिखवाया था ना। बहुभाषा एक संसाधन का काम करती है। नेक्स्ट, एक शिक्षक हमेशा लड़के को फर्नीचर हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यही उदाहरण है किसका, तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। बहुत बेटर है, ऐसे प्रश्न तो कोई गलत करेगा ही नहीं। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्ताव करती है? आकलन तो विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। देखिए, फर्स्ट भी लग रहा है कि आप लोगों का नेगेटिव है, परीक्षण है, तो लेकिन मैं बताऊंगा आपको अच्छे तरीका से। प्रत्यास्मरण वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न केवल जरूरी नहीं है बच्चों के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप केवल जरूरी नहीं है। आकलन का योगात्मक तरीका सत्र के अंत में होता है। परीक्षा के लिए सीखना, तो केवल परीक्षा के लिए सीख रहे हैं, जीवन के लिए नहीं, गलत हुआ। तो विश्लेषण करेंगे, आलोचनात्मक सोच पैदा करेंगे, उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करेंगे। जो भी उसका उच्च कौशल है बच्चों के अंदर, उसका परीक्षण करना है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान रख सकती है? जो अलग अलग जो विभिन्नता है किस प्रकार ध्यान रखेगी? तो यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अभाव शब्द नेगेटिव है, आकार नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। यह स्वीकार कर लेंगे कि विभिन्नता जो है वह अभाव का काम नहीं करता है, ये बहुत अच्छी बात है। कितने लोग इसको छुएंगे? नहीं होंगे, गलत किए होंगे। चलिए, अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामाकरण और पृथक्करण करके पृथक्करण नहीं करना है। शारीरिक दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके प्रस्तावित विशेष स्कूल में भेजना, विशेष स्कूल गलत हुआ। चलिए, कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करना है, केवल हिंदू धर्म को मान लीजिए, तो बाकी धर्म बेकार है, तो भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? समावेशी कक्षा में किसकी आवश्यकता है बताए? विद्यार्थियों का नामीकरण, देखिए नामीकरण वर्ड गलत होता है। रूढ़िवादिता को मजबूत करेंगे, देखिए ये भी गलत हो गया। रूढ़िवाद को मजबूत करिएगा, स्त्री पुरुष करिएगा, है ना, लड़का लड़की भेदभाव हो जाएगा यहाँ। विद्यार्थियों को अलगाव भी गलत होता है दोस्तों। आपका सीखने का अनुकूलन माहौल, जैसा वहाँ का जगह है वैसे ही माहौल बनाएंगे हम, और नहीं तो टीचर लोग पिटाता भी है, ठीक है। वे विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता, अति सक्रियता विकास है, अति क्रियाशीलता विकार, मतलब बच्चा शांति से नहीं बैठता है इस विकार में,
सुन लीजिए, उसकी पहचान किस क्षेत्र के सामने आने पर उसकी चुनौती से की जा सकती है। कैसे पहचान करिएगा, किस चुनौती से करिएगा, ये बताना है। चले, तो क्या हो जाएगा आपका 17 का लिखित पाठ को समझाना, इससे नहीं होगा। किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, इसी से पकड़ा जाएगा, है ना, इसी लंबे समय तक उसको खींचते रहेगा। स्थितियों का अवरोधन और समझाना, तो यहाँ समझाना नहीं है, उसको पहचानना है भाई। पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना, तो पर्याप्त ऊर्जा स्तर हमेशा नहीं बन पाएगा जो अति सक्रिय है, तो लंबे समय तक जारी रखना यहाँ पे गलत हुआ। वे विद्यार्थी जिन्हें पठन के क्षेत्र में अधिक कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता है। देखिए, वे विद्यार्थी जिनके पठन क्षेत्र में कठिनाई होती है, ठीक है, तो सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक होगा। ऑप्शन है कि बहुभाषी विषयों की अनिवार्य शिक्षा, ऐसा जरूरी नहीं है कि अनिवार्य शिक्षा माना गया है। भाषा विषयों से उचित छूट देंगे, जिनको पढ़ने में कठिनाई हो रहा है उनको थोड़ा सा छूट दिया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दंड बार बार का उपयोग करना, पीटना नहीं है। विद्यार्थियों को अस्थायी अलगाव, अस्थायी शब्द यहाँ गलत हुआ, तो उत्तर आपका हो गया बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उपकरण और सहायक तकनीक की पहचान को अनुकूलन करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। चलिए, किसके समावेशन में उपकरण से मदद मिलने वाला है। चलिए, ऑप्शन है विद्यार्थियों जो दृष्टिबाधित है। देखिए, दृष्टिबाधित के लिए भी उपकरण जरूरी है। वे विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार है, इनको भी सामग्री की आवश्यकता है, उपकरण की आवश्यकता है। वे विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्कघात, ये भी प्रॉब्लम होता है, तो इसमें भी जरूरी है, अनुकूलन जरूरी है उसके लिए। असाधारण प्रतिभा वाले छात्र को भी आवश्यकता है प्रयोग का, उसको आवश्यकता है प्रैक्टिकल कराना है ताकि वह काफी आगे कुछ कर सके, तो सब हो जाएगा सही आपका। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। क्या सही युग्म है। प्रतिभाशाली के बारे में बोल रहा है कि आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। अगर प्रतिभाशाली है तो उसको आसान दीजिएगा, गलत हुआ। स्वलीन है, माने खुद से बातें करता है, अपने में लीन है, तो कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, बार बार बदलिएगा तो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब होगा। पठन में फैल लिया तो उच्चतम चित्र के आधार पर दत्त कार्य देना। पढ़ने में जब उसको दिक्कत हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, उत्तम चित्र देंगे और उसी के आधार पर हम उसको होमवर्क देंगे। बहुत बेटर है, जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा चित्र देख करके पढ़ लेगा। क से कबूतर पढ़ने में दिक्कत है, अगर कबूतर का चित्र मिल गया तो पढ़ लिया, ठीक है ना, ये सही जा रहा है। लेकिन और देख लेते हैं, वाक्य हानि, तो धैर्य दिखाना, प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। अगर वाक्य हानि है किसी के अंतर्गत, सुन लीजिए, तो उसके साथ हम धैर्य दिखाएंगे और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देंगे। तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा था दिव्यांगता के बारे में, इसलिए हम जाएंगे डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यह दिव्यांगता नहीं है। बात समझे, सही बात बोला, लेकिन दिव्यांगता नहीं है, कमी है वो। चलिए, उत्तर आपका डी पर जाएगा। अधिगम तब प्रभावी होता है, सुन लीजिए, यह
बाहर प्रेरक द्वारा निर्देश देता है तो अधिगम प्रभावी नहीं होगा। बाहरी प्रेरक कुछ ही क्षण के लिए होता है। यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, गलत बात बोला, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार करना, पूरी तरह से शिक्षक तैयार कर रहा है, गलत गया। विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर देना, बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थी अपना लक्ष्य खुद तय करता है, टीचर कहेगा वो नहीं करेगा। शिक्षण अधिगम रचनावादी दृष्टिकोण। शिक्षण अधिगम रचनावादी दृष्टिकोण सूचना की निष्क्रिय प्राप्त पर जोर देता है। निष्क्रिय पर जोर देना गलत हुआ। बच्चे के बुद्धि लब्धि को प्रोत्साहित करता है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन देखना है सबसे बेटर कौन है। अभी उत्तर पूरा देखिए। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, बहुत अच्छी बात है। अर्थ निर्माण बहुत जरूरी है। क्रमादेशित निर्देश का उपयोग पर केंद्रित है। क्रम निर्देशित माने एक ही क्रम में करिए हमेशा, तो गलत हुआ। आप देखिए अब बी और सी में बचा कि कौन सही होगा, मारिए आप लोग। फटाफट मार रहे थे, मारिए अब बताइए। चलिए, तो बच्चों को बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करना। तो बच्चों को केवल बुद्धि लब्धि की गणना का प्रोत्साहित करने से बच्चा अपना गणना खुद नहीं कर पाएगा। क्या बच्चा अपना बुद्धि लब्धि गणना कर पाता है? आप प्रोत्साहित कर दीजिए, हाँ तू अपना चेक कर लो, चेक कर लो, कर लेगा बुद्धि लब्धि की कितना बुद्धि लब्धि है। तो प्रोत्साहित करने से बुद्धि लब्धि बच्चा नहीं कर पाएगा। ये बुद्धि लब्धि जांच करने का काम टीचर का है, वैज्ञानिक का है, ठीक है। इसलिए उत्तर आपका सी पर जाएगा। अर्थ निर्माण के रूप में प्रक्रिया को देखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? 2020 यह सिखाना कि कैसे सीखना है। बहुत अच्छी बात बोला भाई। 2020 क्या बोला है लिख लीजिए। 2020 शिक्षा नीति में ये वर्ड लिख लीजिए, यह सिखाना कि कैसे सिखाना है। प्रयोग पर बल दिया है। यह सिखाना है कि कैसे सिखाना है, रटकर नहीं सिखाना है भाई, ठीक है। ऐसा कभी नहीं बोलेगा शिक्षा नीति खराब वर्ड। पाठ्यक्रम भी गलत बोला है आज तक। एक सेकेंड, पाठ्यक्रम गलत बोला है, मानकीकरण स्टैंडर्ड भी गलत बोला है। नेक्स्ट, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है? अनुप्रयोग माने जिस प्रकार का बच्चा है उसी प्रकार का प्रयोग। विश्लेषण संश्लेषण किसके उदाहरण है बताइए आप सभी कोई। तो प्रक्रियात्मक में नहीं होगा। निचले क्रम का कौशल गलत हुआ। घोषणा का नहीं है। उच्च क्रम भी आप गलत जाता है, लेकिन देखना है उच्च क्रम चिंतन कौशल। कोई भी बच्चा अगर प्रयोग कर रहा है, सुनिए कैसे सही होता है क्वेश्चन। कोई बच्चा प्रयोग कर रहा है, किसी बच्चा के अंदर विश्लेषण करने की क्षमता है कोई भी टॉपिक के बारे में, कोई बच्चा संश्लेषण कर ले रहा है, मतलब उसके अंदर कैसा कौशल है? तो उच्च क्रम चिंतन कौशल है दोस्तों। उत्तर आपका ए पर। समझ में आया होगा आपको, आएगा ही। विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किए गए वैकल्पिक अवधारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण होगा? तो ऐसी परिस्थिति बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे। ये आपका गया। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित छुएंगे नहीं। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी को वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। ये तो कुछ हद तक सही गया भाई। आगे भी देख लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी के समाजीकरण संदर्भित
की भूमिका की उपेक्षा करना, ये तो सही बोल रहा था यहाँ तक, यहाँ आते आते पूरा डगमगा गया क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर आपका सी पर गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। सुन लीजिएगा, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, परिहार वर्ड गलत। अब महारत लक्ष्य गलत होता है, महारत लक्ष्य गलत होता है। प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, केवल प्रदर्शन के लिए, लक्ष्य के लिए जा रहे हैं, तो ये केवल प्रदर्शन गलत हुआ। परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, ये भी सही नहीं है। भाई आप बोल रहिएगा कि महारत सब गलत बता रहे हैं, महारत गलत होता है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। कैसे? अगर आपको महारत हासिल करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको सीटेट निकालना है, सभी को बोल रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, अगर आपको महारत हासिल करना है बोले तो सीटेट निकालना है, तो दिशा में, एक दिशा में उन्मुख लक्ष्य रहना होगा, उसी दिशा में केवल दिन भर लगे रहना होगा। केवल दिन भर सोचिएगा सीटेट कैसे निकलेगा, तो डेफिनेट रूप से आप पढ़िएगा सीटेट के लिए। दूसरा कोई भी चीज नहीं सोचना है दोस्तों। तो उसी दिशा में अगर महारत हासिल करनी है तो दिशा के उन्मुख लक्ष्य हासिल करना है, याद रखिए, नहीं तो भटक जाइएगा। केवल माइंड में आपका सीटेट चलना चाहिए, मेरा कोचिंग दिखाई देना चाहिए कि हम कब कोचिंग पहुंचे, कि पढ़ाई हो, ऐसा चलना चाहिए माइंड में। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए। क्या करिएगा? अभी ना बोले कि कोचिंग जाने के लिए उत्साहित रहना चाहिए, है ना, कि कब समय आएगा, कब 3 बजेगा कि हम जाएंगे कोचिंग पढ़ने, मजा आएगा आज पढ़ाई करने में। तो जुड़ाव होनी चाहिए। अगर जुड़ाव नहीं है ना तो गया काम से। सबसे पहली बात, बहिष्कार नहीं होगा, अलगाव नहीं होगा, हीनता नहीं होगा। जुड़ाव रखिए जहां से पढ़ाई कर रहे हैं, जुड़ाव ही नहीं रहेगा, नहीं हो पाएगा। चलिए कथन कारण पर आते हैं। कह रहा है कि शिक्षक को ऐसा प्रश्न पूछे जाने चाहिए जो विद्यार्थी को उसके अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे। ये तो कुछ सही बोला, आगे देखते हैं। पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है। क्या आप पहले पढ़े हैं कखा गघा? आपके नया पढ़ाई में कखा गघा काम नहीं करता है? कितना गलत बात बोला। तो केवल एक गया सही, आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। सुन लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रेरणा स्रोत प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? ध्यान से, प्रेरणा स्रोत माने ऐसा प्रेरणा बताइए जो कभी खत्म नहीं हो। और मैं डेफिनेट रूप से कहता हूं सीटेट के विद्यार्थियों को, अगर आपके अंदर प्रेरणा है तो दिन रात सीटेट ही चलेगा। सोते समय सपने में भी सीटेट आप एग्जाम देते रहिएगा, प्रश्न चलते रहेगा। हम पढ़ाते हैं, सपने में भी पढ़ाते रहते हैं। आज पूरी रात हम पढ़ाए हैं सपना में। तो आप लोगों के अंदर अगर चल रहा है, सीटेट निकल गया, सोच लीजिए। दंड से बचने के लिए आंतरिक प्रेरणा, गलत बात। नगद पुरस्कार के लिए आंतरिक प्रेरणा नहीं, यह सब बाह्य प्रेरणा होता है। जिज्ञासा, देखिए जिज्ञासा जो होता है ना, वो आपके अंदर जो जिज्ञासा है वो आपके अंदर है, तो बाहर बोल दिया, गलत। रुचि आपके अंदर है तो अंदर बोला, आंतरिक प्रेरणा, तो आपके अंदर रुचि है, कोई नहीं डिगा सकता आपको सीटेट निकालने से। दुनिया पलट जाएगी, आप नहीं पलटिएगा। 120 नंबर लाइए और तब देखिए समाज में आपका नाम कैसे होता है, पूरे थाने में। हम तो कहते हैं जहां जाइएगा वहां आपका नाम होगा, सोच नहीं सकते हैं। 120 130 नंबर ला कर दिखाइए।
प्रभावी उसके लिए सो करके सपना नहीं देखना होगा, पढ़ करके तब सो कर सपना देखिए। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? प्रभावी अधिगम कब होगा? असफलता का डर होगा, फेल करने का डर होगा तो अब अधिगम अच्छा होगा? नहीं। प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, ये होता ही नहीं है 1 to 5 में कहीं भी। सफलता के लिए इनाम दीजिएगा, गया काम से। बच्चे में सामाजिकरण सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे, बहुत बेहतर। देखिए प्रारंभिक बिंदु क्या है, तो सबसे पहले बच्चे के सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य जो है ना, वही प्रारंभिक बिंदु है बच्चा का। तो आज के लिए इतना ही। पूरा संकल्प लीजिए, आज से हम जो बोल रहे हैं सुन लीजिए, क्योंकि नौकरी हमको नहीं करना है, मेरा तो हो गया है। आप लोग अपने लिए सोचिए, नहीं तो लेबर का काम करना पड़ेगा तब पता चलेगा। 7वां चरण में आप लोगों का बहाली होगा डेफिनेट रूप से। तो सीटेट के लिए आपके सर पर भूत सवार होना चाहिए, दिन रात उठते बैठते जितने भी नोट्स है सभी आपके बिछावन पर होना चाहिए। जब मन किया तब उठाकर पढ़ना शुरू, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आप लोग आइए आज 3 बजे की क्लास में। 3 बजे आइएगा सभी कोई क्लास में, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जो भी दिक्कत परेशानी हुआ है बताया जाएगा। मिलते हैं। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कितना बार बोलते हैं लाइक करके जाइए, लाइक करके जाइएगा, हौसला मिलेगा मेरा भी, तभी पढ़ाएंगे हम भी अच्छे से। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।